पहला सवाल जा रहा है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में बंगाल में द्वैध शासन डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल की व्यवस्था की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड क्लाइव ने, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? तो पूछा गया आप लोगों से कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन डुअल गवर्नमेंट लागू की थी, यह सवाल पूछा गया है और आसान सवाल पूछा गया है। रिवीजन के पर्पस से ही आज की जो क्लास है आपके लिए रखी गई है। मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, कोई बात नहीं है, कंप्लीट नहीं है तो हो जाएगा आपके लिए। और अच्छी बात है कि जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा वैसे ही आप बीपीएससी को फेस करेंगी और फिर अधिकारी के रूप में आप अपने आप को देखेंगी। क्लाइव है, बहुत अच्छा है। तो पूछा गया है कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव भारत में कब आया था ये, या बंगाल के गवर्नर के रूप में ये कब आया था? तो इसका भारत में 2 कार्यकाल रहता है। तो द्वैध शासन की बात कर दी गई थी। द्वैध शासन आता क्यों है? आपको पता है कि जब कंपनी आई थी तो ये कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के पर्पस से, ये व्यापार करने के पर्पस से आई थी। लेकिन हुआ क्या, कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ी कैसे, इस पे भी बात करनी चाहिए। तो जब कंपनी भारत आई तो उस समय इसकी जो प्रतिद्वंदी अन्य कंपनियां थी, खास करके पुर्तगालियों की थी, डचों का था, या फिर फ्रांसीसियों का था, तो उन सबको ये अलग अलग देखिए पराजित करते हैं। तो पराजित करने के बाद इनकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है। 2 घटना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, एक 1757 का और एक 1764 का। तो 1757 में अंग्रेज जो है वो प्लासी को अपने नियंत्रण, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। और इसके बाद 1764 में अंग्रेज उत्तर भारत की 3 बड़ी शक्तियों को हरा देते हैं, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम हार जाते हैं। तो उत्तर भारत की 3 बड़ी शक्ति 1764 में हार जाती है। तो द्वैध शासन के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पलासी है, बक्सर है, और इसके साथ साथ अन्य यूरोपियन कंपनियों का पराजय भी है। तो जब यह परिस्थिति आ जाती है तो कंपनी क्या है, भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर लेती है, बंगाल के साथ साथ आप कह सके उत्तर भारत में भी। तो कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। और उसके बाद जब बक्सर की युद्ध के बाद जब क्लाइव आता है, तो जब क्लाइव आता है तो आपको पता होगा कि उसने इलाहाबाद की संधि की थी। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि क्लाइव करता है, किसके साथ? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। इसके बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूली का, राजस्व संग्रह करने का अधिकार मिल जाता है। इसके बाद जो क्लाइव है वो द्वैध शासन को लागू करता है। तो द्वैध शासन का मतलब ये हो गया शासन की दोहरी व्यवस्था। इसका मतलब ये हो गया कि जो कंपनी है वो राजस्व संबंधी या टैक्स वसूलने का काम करेगी, राजस्व संग्रहण का काम करेगी। इसके अलावे वो प्रशासन का काम बंगाल के नवाब को देती है। तो प्रशासन कौन चलाएगा? वो चलाएगा नवाब। राजस्व कौन वसूलेगी? तो वो कंपनी। और प्रशासन जो है वो बंगाल के नवाब तो चलाएगा, लेकिन कैसे चलाएगा? वो कंपनी के निर्देश पर। यानी कि ये क्या हो गया, पूरा का पूरा डमी शासक हो गया, कठपुतली नवाब हो गया। तो प्रशासन, वास्तविक प्रशासन नहीं चला रहा है बंगाल का नवाब, वो अंग्रेजों के निर्देश पे ही, क्योंकि अंग्रेज जो है वो अपने आप को फ्री करके अब भारत में पूरा फोकस कर रहे थे। तो इसी कारण से प्रशासन को उसने दे दिया कि अब बंगाल का नवाब चलाते रहे, और कंपनी सारा का सारा रेवेन्यू या मॉनेटरी पॉलिसी पे अपना नियंत्रण रख रही थी। तो वास्तविक रूप से शक्तिशाली इस समय कंपनी ही रहेगी, क्योंकि सारा का सारा जो गेम है प्रशासन का वो सब पैसे पे ही टिका हुआ है। तो ये व्यवस्था जो थी, यानी कि राजस्व वसूली कंपनी कर रही है और प्रशासन कौन चला रहा है? नवाब चला रहा है। इसका प्रभाव ये हुआ था, इसका प्रभाव ये हो गया कि कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। कंपनी चूंकि राजस्व वसूली का काम कर रही है, सारा का सारा पैसा वो अपने नियंत्रण में रख रही है, तो कंपनी को बहुत आर्थिक लाभ हुआ। द्वैध शासन का पहला प्रभाव हुआ कि कंपनी को आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा ये हो गया कंपनी ने इसी आर्थिक लाभ के बहाने अब यहां के लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। तो कंपनी की वजह से भारत में शोषण की परिस्थिति आ गई। इसके अलावा जब कंपनी के अधिकारी राजस्व की वसूली करना शुरू कर दिए तो ब्रिटिश अधिकारियों में करप्शन की भी भावना हो गई। तो भारत में करप्शन की भावना या करप्शन को बढ़ावा मिल गया। भारत में क्या है, भारत में करप्शन बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद
जो बंगाल का नवाब था वो प्रशासन अंग्रेजों के निर्देश पे चला रहा है, क्योंकि उसके हाथ में पावर है ही नहीं और वित्तीय पावर भी नहीं है। तो भारत में क्या है, अब अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या हो गया, एनार्की की स्थिति उत्पन्न हो गई, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये सब जो प्रभाव था वो द्वैध शासन का बुरा प्रभाव था। यही वजह है कि इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर बन करके आता है तो उसके बाद इसको खत्म भी कर देता है। तो द्वैध शासन भले ही क्लाइव ने चलाया था, लेकिन द्वैध शासन का विपरीत प्रभाव पड़ा, इसी वजह से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो आप द्वैध शासन को आप ध्यान रखेंगे, इस पर कैसा भी सवाल पूछा जाए, चाहे वो फैक्चुअल पूछा जाए या फिर कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जाए, तो आप इसको अच्छे से टैकल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स पे सवाल है तो अभी ज्यादा बताना सही नहीं है। डलहौजी पे भी प्रश्न है, विलियम बेंटिक पे भी प्रश्न है, तो हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेजली? तो कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बीपीएससी के लिए हिस्ट्री की किताब पढ़नी, कोई किताब ले लीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है। स्पेक्ट्रम है, एस के पांडे है, परीक्षा वाणी का किताब है, कोई सा भी किताब ले लीजिए, सब में फैक्ट्स होता है। किताब का जो चक्कर है ना वो आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा, इसलिए कोई एक किताब उठाई जिसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में दिया हुआ हो, फैक्ट वगैरह दिया हुआ हो। तो ज्यादा फैक्ट पढ़ना है तो इसके पांडे का किताब उठा लीजिए, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ गलत है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर आप 2000 फैक्ट याद करते हैं उसमें 4-5 आप गलत ही सूचना याद किए तो क्या दिक्कत है, वो पूछा ही नहीं जाता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके पांडे की किताब उठा लीजिए फैक्चुअल सवाल के लिए। नेहा कुमारी का सवाल डिलीट हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत बढ़िया है। तो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब आया था तो आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट अपने साथ भी लेकर के आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कब? 1773 से लेकर के ये 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल बना रहा। इससे पहले वो बंगाल के गवर्नर के रूप में भी आया था 1772 में। तो 1772 में जब ये बंगाल के गवर्नर के रूप में आया था तो इसी समय इसने द्वैध शासन का अंत किया था। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि द्वैध शासन को समाप्त करने वाला गवर्नर कौन था। तो लाया तो क्लाइव था लेकिन समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये एक पहला संभावित सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और वॉरेन हेस्टिंग्स पे और भी फैक्ट्स है, वो आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा। जैसे इसके समय में ही बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। हालांकि ये सुप्रीम नाम तो है लेकिन सुप्रीम नहीं था। इसके बाद भी मुकदमे की अपील इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में की जाती थी, तो नाम का ये सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट आया था। इसके बाद क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल जब बना दिया गया तो इसके लिए एक काउंसिल की व्यवस्था की गई, क्योंकि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल हो गया और बंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी को बंगाल के भीतर कर दिया गया, इसी कारण से इसका कार्यभार बढ़ गया। तो इसकी सहायता के लिए 4 मेंबर्स काउंसिल की भी गठन की गई थी, जिसमें आप लोग को मैंने बताया था पहले भी कि फिलिप फ्रांसिस था, क्लीवरिंग था, मनसेंथ और बर्वेल, ये 4 अंग्रेज वो थे जो काउंसिल के मेंबर थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पे भी चर्चा होगी। तो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सब्सिडियरी अलायंस का सूत्रपात किया, सहायक संधि का सूत्रपात किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो आपको उत्तर बता देना है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व यानी क्या, वो स्वामी बनेंगे, मालिक बन जाएंगे, स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली, सब्सिडियरी अलायंस का सूत्रपात किया था? सुनील कुमार नायक सुनील लिख रहे हैं द्वैध शासन को समाप्त किया 1772। बहुत बढ़िया। अब जिन लोगों का छूटा होगा उनका नुकसान हुआ होगा, वो लोग लेट आए हैं, 2 सवाल निकल गया है। वॉरेन हेस्टिंग्स पे इंपीचमेंट लगाया गया था, ये सवाल आगे मिलेगा आपको। सही बात है। तो भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि की जो प्रणाली स्टार्ट की थी वो था वेलेजली।
वेलेजली सहायक संधि लेकर के आता है। वेलेजली क्या है? सहायक संधि की व्यवस्था कर देता है। ठीक है, सहायक संधि जब व्यवस्था करता है, इसका मतलब ये हो गया कि अब जो अंग्रेज है वो भारतीय क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उसके साथ कुछ टर्म एंड कंडीशन भी रख देते हैं। जैसे सहायक संधि करने वाले जो राज्य हैं, तो मेन मकसद क्या था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो भी राज्य है भारत का और हम जिसके साथ सहायक संधि कर रहे हैं उसके ऊपर हम अपना कंट्रोल बनाए रखें। तो सबसे पहले उसको आंतरिक रूप से ही लाचार पंगु कर देते हैं। तो पहला काम यह कर दिया गया था कि जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार करेंगे उनको अपने क्षेत्र में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी, यानी कि उनको अपना सेना नहीं रखना है, ब्रिटिश सेना रखना है। तो पहला काम क्या हो गया कि सहायक संधि करने वाले राज्यों में ब्रिटिश सेना रहेगी। दूसरा, अगर अब सेना रहेगी, इसका खर्च कौन देगा? तो खर्च वो राज्य ही देंगे। तो सेना का जो खर्च है वो राज्य ही देंगे। उसके बाद कोई भी नवाब या जो भी राज्य सहायक संधि कर रहा है वो किसी भी विदेशी शक्ति के साथ किसी भी प्रकार का संधि, किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। तो विदेशी नियंत्रण भी, यानी कि जो भी फॉरेन अफेयर्स का मैटर होता था उस पे अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया। तो विदेशी नीति पे भी अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया था। और इसके अलावा किसी भी भारतीय शासक को बिना ब्रिटिश परमिशन के किसी भी प्रकार के युद्ध करने की अनुमति नहीं थी। तो सहायक संधि करने का मतलब ये हो गया कि अब जो अपना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भारत जो एक सॉवरेन कंट्री है, भारत क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। लेकिन यही यहां पर दिखाई दिया कि जो राज्य थे अब वो संपूर्ण प्रभुत्व नहीं रहे, बल्कि ब्रिटिशर्स के अंग्रेज, यानी कि औपनिवेशिक शक्ति का विस्तार हुआ, ब्रिटिश भारत का विस्तार हो गया। और इसमें अंग्रेज प्रशासन वगैरह चलाने से बच भी जा रहे हैं। तो इसी कारण से आप ध्यान रखिएगा, सहायक संधि की जो सूत्रपात की गई थी वो किया गया था लॉर्ड वेलेजली का। जैसे हैदराबाद ने सहायक संधि कर लिया, इसका मतलब ये होगा कि हैदराबाद के आंतरिक मैटर में अब अंग्रेज पूरी तरीके से मालिक बन बैठे हैं, यानी कि अब हैदराबाद का जो राज्य रहा उसके पास अपना कोई पावर नहीं रहा। तो भारतीय राज्यों पर वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। यहां पे अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि द्वैध शासन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि क्या होता है द्वैध शासन, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक रेवेन्यू का और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आप लोगों ने देखा है। उसके बाद अभी आप लोगों ने देख लिया सहायक संधि पे। सहायक संधि पे मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए हैं, दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा। आगे देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति आएगी, तो फिलहाल इसको आप ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर के, मिस गवर्नेंस का बहाना लेकर के निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया गया था? अवध, झांसी, नागपुर या फिर सतारा। तो ब्रिटिश के द्वारा, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा एक बहाना क्रिएट किया गया और उसी बहाने को कारण बता दिया गया और इसी कारण के आधार पे वहां की सत्ता को खत्म कर दिया गया, उसको ब्रिटिश नियंत्रण में कर लिया गया, ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। तो ब्रिटिश के द्वारा कुशासन का बहाना लेकर के निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया गया था? अवध, झांसी, नागपुर या फिर सतारा। उत्तर बताना है आप लोगों को। डुप्ले सहायक संधि का सूत्रपात करने वाला था, लेकिन यहां प्रश्न पूछा गया क्लाइव के अनुसार। अगर ऐसा रहे कि भारत के संदर्भ में किसने सर्वप्रथम, ऐसा प्रश्न रहे कि किसने सर्वप्रथम, तो आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि सवाल अलग अलग डिमांड करता है ना, इसी कारण से। ब्रिटिश के द्वारा तो कुशासन का बहाना लेगा अवध के संदर्भ में। अवध को क्या किया गया? कुशासन, मिस गवर्नेंस का बहाना लेकर के उस वहां के शासक को हटा दिया गया और उसको फिर ब्रिटिश भारत में। जब डलहौजी आया था तो उसने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति का सूत्रपात किया। और डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स की नीति थी, उस नीति के अनुसार जितने भी भारतीय शासक हैं, अगर उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं, यानी कि किसी राजा के मृत्यु के बाद उसका, क्योंकि वंशवादी नीति थी, लोकतंत्र तो था नहीं कि शासक को चुना जाएगा, तो वंशवादी नीति थी। इसका मतलब यह हुआ कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन कई बार क्या होता था कि राजा का कोई बेटा ही नहीं है, कोई भी उसका उत्तराधिकारी ही नहीं है। तो इसी चीज को अंग्रेज समझ गए और उसने जब डलहौजी आया तो इसी का निषेध कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लेकर के आ गया और उत्तराधिकार का जो अधिकार था वही खत्म कर दिया। अब जब खत्म कर दिया तो उसका उत्तराधिकारी बना ही नहीं और वो ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत झांसी को, नागपुर को, सतारा को, जैतपुर को, संबलपुर को, है ना, करौली इत्यादि को मिलाया गया था। लेकिन अवध को बहाना लिया गया कुशासन के आधार पे, मिस गवर्नेंस के आधार पे अवध को
मिला लिया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के बाद राजकीय कोषागार को कहां स्थापित किया था? मुर्शिदाबाद, कोलकाता, ढाका या फिर मुंगेर? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में सवाल पूछा गया है कि जब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, हड़प नीति का पहला राज्य सत्ता 1848 में, ठीक है। हड़प नीति पे एक प्रश्न है, जब आपको सजाना पड़ेगा कौन कौन पहले आया कौन बाद में आया है, तो आप इसका उत्तर बताएंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद राजकीय कोषागार को कहां स्थानांतरित किया था। और आप लोगों के कमेंट में कोई वैसा दम नहीं है। 5 का ए, 5 का बी हो जाएगा। जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो उसके बाद उसने मुर्शिदाबाद से कोलकाता अपना सरकारी जो कोषागार था उसको स्थानांतरित कर दिया। क्यों? क्योंकि कोलकाता स्थानांतरित कर देने के बाद से अब वो जो कोषागार है वो बहुत सारी चीजों से सुरक्षित हो गया, इसी कारण से इसने स्थानांतरित कर दिया था। तो राजकीय कोषागार को कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी को 1845-45 के दौरान स्वरूप किसने दिया? यानी कि वो गवर्नर जनरल जिसने पीडब्ल्यूडी को वास्तविक रूप में लॉन्च किया, उसको उसके आकार को आकार दिया या फिर उसको उसका स्वरूप दे दिया। तो आपसे पूछा गया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये आज भी काम करती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे पुल बनाना हो, कहीं पे पुल बनाना हो तो ये काम कौन करती है? पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट ही करता है। कहीं पे नहर का काम अगर कुछ शुरू किया गया है तो पीडब्ल्यूडी ही करेगा। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे ना सरकारी क्वार्टर वगैरह होता नहीं है, तो ये सरकारी क्वार्टर बनाने का भी काम कर देती है कौन? ये पीडब्ल्यूडी। तो ये सब जो काम होता है, नहीं कि जो भी निर्माण वगैरह का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संदर्भ में जो छोटे लेवल पे, वो काम पीडब्ल्यूडी के ही अंतर्गत होता है। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान जो स्वरूप दिया था वो डलहौजी के द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। तो डलहौजी भारत में 1848 से लेकर के 1856 तक गवर्नर जनरल रहा था। 1848 से लेकर के 1856 तक डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल रहा था। तो इसी समय इसने पीडब्ल्यूडी को स्वरूप दिया। और आपको भी पता है कि डलहौजी के समय ही भारत में रेलवे की शुरुआत की गई, डाक की शुरुआत की गई, टेलीग्राफ की शुरुआत की गई थी, है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यहाँ है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक नहीं दो। तो निम्नलिखित कथनों पर पहले विचार कर लेंगे और फिर बताएंगे आप लोग कि कौन से गवर्नर क्या है जो सवाल डिमांड कर रहा है। — 1853 और कोई प्रयास करेंगे आप लोग? रेलवे पे ना प्रश्न है, भारत की प्रथम ट्रेन चली है, तो 7 का बी आपने किया है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के अपने ही, ये यहाँ पे कौन था? यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स होना चाहिए, इसी कारण से स्टेटमेंट गलत हो गया। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो। तो ये स्टेटमेंट बहुत आसान स्टेटमेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स की जगह यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव लिखा गया है। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो गवर्नर था, न कि गवर्नर जनरल था, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर, सही है। जो विलियम बेंटिक था उसका जो कार्यकाल था 1828 से लेकर के 1835 तक था, 35 तक था। तो इसी कारण से आप लोग याद रखिएगा कि जो ये विलियम बेंटिक है वो बंगाल का गवर्नर जनरल प्लस भारत का गवर्नर जनरल दोनों रहता है। क्या है? बंगाल का गवर्नर जनरल प्लस भारत का गवर्नर जनरल, ये दोनों रहता है, भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन क्या होता है कि एक एक्ट लाया जाता है, 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 का जब चार्टर एक्ट लाया जाता है तो इसी एक्ट के द्वारा अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। तो 1833 से लेकर के 35 तक ये क्या था?
भारत का गवर्नर जनरल था, और इससे पहले वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कब भारत का गवर्नर जनरल बना, तो 1833 में ही ये गवर्नर जनरल बना था। और ये बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल भी है। इसी के समय में भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। इसी के समय भारत में ठगों का भी उन्मूलन कर दिया गया था, है ना। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का पहला वायसराय कौन था पूछा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, और अब आपने देखा कि भारत का पहला वायसराय पूछ दिया गया है। और वायसराय टर्म्स कब आया? 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद से या उसी से। बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। मतलब सब रिवीजन कर लेंगे, सब रिवीजन करेंगे, नोट भी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो भी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे आप लोग ना कि और भी क्या उसमें पढ़ा जा सकता है, क्योंकि एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा। अगली क्लास फिर आएगी तो उसमें और भी हम आपके साथ सवालों पर डिस्कशन कर लेंगे। तो भारत का जो पहला वायसराय पूछा गया है तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग। अगर हम देखें गवर्नर कौन था बंगाल का पहला? क्लाइव को मान लें, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल की बात की होगी तो वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया। इसके बाद पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसके बाद क्या हो गया? भारत का प्रथम वायसराय, तो ये हो गया कैनिंग। और इसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम आप कह सकते हैं गवर्नर, अंतिम मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उसके समय का अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो बेटन के साथ क्या टर्म जुड़ गया है ना कि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा नियुक्त जो है ये आखिरी वायसराय। लेकिन कई बार ना वायसराय की जगह गवर्नर जनरल भी लिख सकते, कोई भरोसा नहीं है, ट्रांसलेशन का कोई भरोसा नहीं है, और बात एक ही है, टर्म्स वगैरह है एक ही है। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा नियुक्त या ब्रिटिश संसद के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये कहे गए थे। तो ये सब टर्म्स वगैरह को आप ध्यान रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित कर देना। उत्तर क्या है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कैनिंग। बहुत बढ़िया। कई बार क्या होगा ना कि माउंटबेटन के संदर्भ में भारत का अंतिम वायसराय लिखने की जगह लिख देगा भारत का अंतिम गवर्नर, मतलब ब्रिटिशर्स के अंतर्गत। इसमें टर्म्स रहेगा कि अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त या ब्रिटिश संसद के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, तो उसमें माउंटबेटन रहेगा। तो सवाल वही रहेगा वायसराय के संदर्भ में ही, ठीक है। क्योंकि इसका जो टर्म्स वगैरह आप देखेंगे ना किसी किताब में तो कई बार लिखा था गवर्नर जनरल एंड वायसराय, टर्म्स वगैरह होता है, आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा लेकिन ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो उस संदर्भ में आप सतर्क रहेंगे। फिर चूंकि क्या है फिर विवाद का विषय बनेगा, तो विवाद बने तो उसमें भी कहा होता है कई बार तो जो बीपीएससी है वो गलत आंसर कोई सही मान लेती है। बीपीएससी कई बार बीपीएससी जब ये स्वीकार कर सकती है कि वीर कुंवर सिंह का जो क्षेत्र है वो आरा ना होकर के पटना है, तो बीपीएससी कोई भी आंसर स्वीकार कर लेगी। तो इसमें चालाकी यही रहेगी कि आप उसको उसी के अनुसार हैंडल कर लें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना था। बहुत आसान प्रश्न पूछा, इससे पहले मैंने इसका एनालिसिस आपको बता भी दिया कि कैसे जो है वो कंपनी इस तरीके से प्रभुत्व स्थापित कर दी थी, यानी कि भारतीय शासकों को कैसे पंगु बनाया गया और कैसे इस पे प्रभुसत्ता अपनी स्थापित कर दी गई थी। जो लेट जुड़े होंगे उनको नहीं आया होगा समझ में, तो वो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों के विलय क्रम पर विचार करना है। आ गया वो सवाल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। झांसी, संभलपुर, सतारा। अब आपको ना विलय क्रम तभी पता चलेगा जब आपको इसका वो विलय ईयर याद हो, तो वर्ष के अनुसार आपको इसको सजा देना है कब कैसे कौन कैसे विलय हुआ है। तो निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है और बताना है कि कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा
17 पहले हुआ है, 321, उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। तो 321, 1848 में 17 आ गया था, जैतपुर संबलपुर 49 में आ गया था, है ना, 53 में झांसी आ गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 1853 में झांसी को भी कंट्रोल कर लिया गया था, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत अंग्रेजों ने मिला लिया था। किसके समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो किसके समय में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना? पहले वाले डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि इस संस्कृत विद्यालय की स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि हिंदुओं के धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना था, हिंदुओं के सारे ग्रंथों का अध्ययन करना था, ताकि अंग्रेजों को भारत में सामाजिक व्यवस्था कैसे इसके बारे में पता चले, और भी भारत की जैसे मान लीजिए साहित्यिक जानकारी लेनी होगी। इसी वजह से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। और आपको मैंने एशियाटिक सोसाइटी के बारे में बता दिया था। तो दोनों का पर्पस अलग अलग ना होकर कई बार मैचिंग भी था। तो संस्कृत मतलब क्या हो गया कि अब संस्कृत को वो प्रमोट कर रहे थे। तो किसके समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्नवालिस। 1786 से लेकर के 1793 के समय कौन था? कॉर्नवालिस था। और ये आता है 1791 में, 1791 में आता है। तो आप लोगों ने उत्तर लगा दिया है सी, गलत हो गया। इसमें उत्तर आप लोगों ने सी कर दिया है, गलत हो गया ना आप लोगों का। इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ना, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत। तो जोनाथन डंकन ने 1791 में किया था ना, 11 का ए। तो 1791 में जब, यही तो डेट आपको याद रखना पड़ेगा ना, ये डेट दिमाग से निकल जाएगा, ये डेट दिमाग से निकल जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और इस आधार पे आपकी प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं किया सकता कि आप कोई सूचना भूल गए हैं। आप उन सूचनाओं का विश्लेषण कर पाते हैं कि नहीं, ये देखा जाएगा। तो सूचना क्या है? 1791। फिलहाल आप लोग 13 सितंबर तक इस सूचना को याद रखेंगे। तो 1791 में होता है। और इस समय क्या रहता है? कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो लगाए होंगे उनको पता होगा कि वो 1785 तक ही था, 85 के बाद 86 आता है और 93 तक रहता है। कौन? कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस को याद रखेंगे। कॉर्नवालिस भारत में फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है, भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में देखते हैं। कॉर्नवालिस कोड इस समय आया था, है ना। कॉर्नवालिस भारत में न्यायिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। कॉर्नवालिस भारत में भूमि सुधार यानी कि राजस्व व्यवस्था के लिए जब भी जाना जाता है। जब स्थायी बंदोबस्त को उसने लॉन्च किया था, तो कॉर्नवालिस से संबंधित सारे जो पॉइंट्स हैं उनको भी आप याद रखेंगे। तो किसके समय में जोनाथन डंकन ने, हो सकता है ये दे दे कि कॉर्नवालिस के समय में कौन कौन सा कार्य हुआ था, उसको आपको एक ग्रुप में करना पड़ेगा, कूट मिलाना पड़ जाएगा। तो इन सबको भी आप इस तरीके से याद कर लेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? इंडियन मिरर, संवाद कौमुदी, द बंगाल गजट या फिर मराठा एवं केसरी? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय का पूछा गया है। प्रियंका का उत्तर लग गया। अच्छा, 1791, ममता कुमारी सिविल सेवा सर्विसेज के जनक। बहुत सुंदर जवाब आ गया है। अब आपको इसका उत्तर बताना है कि जो बंगाल गजट है, नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है? बंगाल गजट नहीं। अब आपको सवाल पहले अच्छे से पढ़ना है, इसका आंसर आउट हो जाएगा फिर। उत्तर है इसका ऑप्शन सी, द बंगाल गजट। तो द बंगाल गजट कब आया था? 1780 में। 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। तो हिक्की को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह सॉरी अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग या फिर लॉरेंस? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट, किसके समय में लाया गया था? आपको इसका उत्तर बता देना है। आप लोगों को तो पता है जेम्स अगस्टस हिक्की के बारे में, ठीक है। और जिनको नहीं पता होगा वो रिवीजन कर लेंगे या कॉपी पे अलग से नोट भी कर लेंगे। सारा सूचना भूलने वाला ही है। ये क्लास पूरी तरीके से भूलने वाली क्लास है। इसको आप आज पढ़ेंगे, 3 दिन के बाद भूल सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। इतना कौन याद करता है? और ये कोई पढ़ाने का तरीका भी नहीं है कि आप केवल फैक्ट पढ़ा, लेकिन चूंकि आयोग पूछती है
आयोग को भीड़ छांटना है तो वो मेमोरी बेस्ड टेस्ट आपका लेती है, जिसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं। स्क्रूटनी टेस्ट होता है, इस भीड़ को छांटने का एक माध्यम बनता है। फिर आप अपने एनालिटिकल टेस्ट को मेंस में लिखते हैं। और यही वजह है कि मेंस में पिछली बार यानी कि 17वीं में बहुत पुअर स्टूडेंट आए थे। सूचना तो उनको सारा याद है, अब उनका क्या है कि एनालिटिकल पार्ट कमजोर है। तो 13 का बी हो गया। तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 की ये बात हो गई थी, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया था। यानी कि भारत के समाज में विधवाओं को एक अधिकार दिया गया कि वो अब विवाह फिर से कर सकते हैं। इससे पहले वो उनको अपना मतलब बहुत क्रूर प्रथा से गुजरना पड़ता था। विधवाओं के समाज में कोई इज्जत नहीं थी, बहुत ही जीवन नारकीय था। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत में समाज सुधार की दिशा में प्रयास करना शुरू किया था। विधवाओं के पुनर्विवाह को लेकर के इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का भी रोल रहा है, बहुत अच्छा योगदान है। जैसे सती प्रथा में राजा राम मोहन रॉय का योगदान रहा, ठीक वैसे ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लॉन्च करने में या लागू कराने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान देखा जाता है। तो इसी तरीके से अंग्रेज भारत में सामाजिक सुधार का काम कर रहे थे, जैसे महिलाओं की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था करना, पर्दा प्रथा को हटाना, है ना। लेकिन ये वजह बन गया था 1857 की क्रांति का भी। हम लोग जब सामाजिक कारण पढ़ते हैं, आर्थिक कारण पढ़ते हैं, धार्मिक कारण पढ़ते हैं, तो इन सब में चर्चा होती है कि किस किस वजह से हुआ था। तात्कालिक कारण भले आपको पता है, लेकिन 1857 की क्रांति में सामाजिक सुधार भी चला आता है। जैसे ही अंग्रेज सामाजिक सुधार कर रहे थे तो भारतीय उसको शंका की नजर से देखने आ जाते हैं। कई सारे भारतीयों को लगता था कि अंग्रेज हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। ईसाई, क्योंकि सत्ता पर नियंत्रण करने का काम वही है कि लोगों में धर्म के प्रति ही शक पैदा कर दो, चाहे वो उस समय की 1856 की बात हो, चाहे वो किसी समय की बात हो। तो इस कारण से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम से। लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में सनद के जरिए, मतलब कि एक चार्टर पास किया गया सनद के जारी किए जाने से, या फिर 1858 के साम्राज्य की घोषणा से। तो एक आदेश पारित किया गया था 1860 में। तो आपको इसका उत्तर बताना है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने को। यहां पे देखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं है। जब भारत में 1857 में क्रांति हो जाती है, तो इस क्रांति के बाद अंग्रेज अब भारतीयों के प्रति नरम नीति अपना लिए और उनके धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया गया और उनको अब गोद लेने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो साम्राज्य की घोषणा होती है 1858 में। तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग महारानी का पत्र पढ़ता है और इस पत्र में ही उन्होंने कहा कि महारानी की इच्छा है कि उनको धार्मिक आजादी दी जाए, उनको गोद लेने का अधिकार दे दिया जाए। तो 1858 की जो साम्राज्य का जो प्रोक्लेमेशन होता है, घोषणा होती है, इसी घोषणा में अंग्रेज जो है या कैनिंग जो है वो पढ़ के सुनाता है और भारतीय राजाओं को, शासकों को अपने पुत्र के स्थान पे किसी और को भी वो उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी जाए। क्योंकि अपने राजपाट को बचाना भी तो है, इतना बड़ा साम्राज्य जीत लिए और मृत्यु के बाद फिर उसका कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो गोद ले लिए कि हमारे बाद फिर वो काम या प्रशासन को या हमारे बाद उस राज्य को वो जारी रखेगा। तो अपने पुत्र के स्थान पे किसी उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः, तो गोद लेने का मतलब ये नहीं कि किसी सड़क पर से उठा कर ले, नहीं, उसी के समय में जो उचित लगा होगा, किसी मंत्री का पुत्र रहा होगा या किसी और, या किसी रानी का ही और भी जो राजा पसंद करता हो उसका पुत्र ले लिया गोद। तो ये सब कहानी भारत में चल रही थी। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। 1858 के साम्राज्य की घोषणा। यहां पे बहुत आसान प्रश्न आ गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो नए आए हैं, जो लेट से जुड़े हैं, आप इसका उत्तर बताएंगे। उत्तर बताएंगे आप कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड डलहौजी? उत्तर बताइए। वॉरेन हेस्टिंग्स, बहुत बढ़िया जवाब आया। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ऑप्शन बी, इसको आप लोगों ने पहले समझ लिया है, आंसर भी कर लिया है। नेक्स्ट बनाएंगे आप। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरल में किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो जब नेपोलियन की शक्ति के सामने सारे यूरोप के कंट्री धराशायी हो रहे थे, तो उसमें से किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? उत्तर बताएंगे आप। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वेलेजली।
वेलेजली क्या था, भारत में ब्रिटिशर्स की जो साम्राज्य था उसको बनाए रखा था। तो उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट बनाएंगे, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या फिर संबलपुर? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था, यानी कि वो राज्य कौन था जिसको सबसे पहले हड़पा गया और ब्रिटिश भारत का अंग बना दिया गया? बताइए। तो 17 का उत्तर बताना है, आपको पता ही होगा 1848, ठीक है, 1848 डलहौजी के समय की बात है। सतारा को सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत विलय कर लिया गया था, ठीक है। और झांसी ये भी पूछा जा सकता है, झांसी 1853, अवध 1856, कुशासन। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने या फिर सर हरकोट बटलर ने? तो मैंने इस पे आपको एनालिसिस बताया है, आपको इसका उत्तर करना है, सिंपल हो गया आपके लिए। तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ करके सुनाया था? 17 का भी सभी लोगों ने सही किया है, 18 का मैंने इसको बता दिया आप लोगों को, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ये दरबार कहां लगा? इलाहाबाद में दरबार लग गया। और इलाहाबाद में किसका पत्र पढ़ा? महारानी क्वीन विक्टोरिया का पत्र पढ़ता है कैनिंग, और पढ़ करके क्या सुनाता है उस पर भी मैंने बता दिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसी कारण से इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, क्लीमेंसी कैनिंग। कैनिंग के लिए क्या किया गया है? क्लीमेंसी कैनिंग। ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारतीयों ने चुनौती दिया, तो उसके बाद अंग्रेजों ने बदला लेने की नीति को त्याग करके भारतीयों के प्रति नरमी की नीति अपना ली, और नरमी की नीति अपनाने के कारण क्लीमेंसी कैनिंग, उस समय कैनिंग ही वायसराय बन गया था, तो कैनिंग को क्लीमेंसी कैनिंग का भी टाइटल प्रदान किया गया था, ठीक है, यानी कि नरम हृदय वाला कैनिंग। यानी कि अब वो दे ही रहा है, भारतीय जो शासक है जिनको गोद लेने का अधिकार खत्म कर दिया गया था, उनको फिर से अधिकार दिया गया। भारतीयों का सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप में न भाग लेने की भी बात कर दी गई थी। जो भी सोसाइटी का जो यहाँ पे जो परंपरा चलते आ रहा था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये इलाहाबाद में पढ़ा कौन? कैनिंग। आगे आप लोग बनाएंगे, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? 1858 में, 1876 में, 1877 में या फिर 1885 में? तो भारत की साम्राज्ञी कब घोषणा या कब घोषित किया, कब नियुक्त किया गया, कब इनको अपॉइंट किया गया? आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। 19 का आप लोगों ने कर दिया है ए, इसीलिए पूछा भी गया। लेकिन 19 का ए नहीं हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया गया, और इसी एक्ट के द्वारा महारानी को साम्राज्ञी बनाया गया, यानी कि महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी का दर्जा दे दिया गया। तो इस एक्ट को लाया गया था 1876 में, 1876 में, लेकिन इसकी घोषणा की गई थी 1877 में। 1877 में इसकी घोषणा, लेकिन नियुक्त कर दिया गया था 1876 में ही। इसी कारण से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1876 में नियुक्त कर दिया गया था। नियुक्त कर दिया गया था, तो पूछा गया है नियुक्त कर दिया गया था, और यही रहता कि नियुक्ति की घोषणा कब की गई? घोषणा किया गया था 77 में। रॉयल टाइटल एक्ट पारित कब किया गया था? 1876 में। तो जब कोई एक्ट बना दिया जाता है, इसका मतलब यह है कि वो अब प्रभावी हो गया है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा कि पहले क्या था, तो जैसे सीए ये आप लोगों ने देखा था, तो इसी कारण से जब कोई एक्ट बन जाता है तो उसमें एक्ट टर्म का इस्तेमाल कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहले क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया, अब बिल क्या हो गया? पारित होकर के एक्ट बन गया। तो रॉयल टाइटल एक्ट के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्ञी नियुक्त कर दिया गया था 1876 में, और घोषणा किया गया 1877 में।
किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दिया गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड मिंटो? आपको इसका उत्तर बता देना है। ये वो गवर्नर जनरल रहता है, जब घूमता है अंडमान में तो इसकी हत्या कर दी जाती है, एक अफगान पठानी इसकी हत्या कर देता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो को याद रखेंगे। लॉर्ड मेयो, जिनको आप लोग सेंसस के संदर्भ में याद रखते हैं, तो लॉर्ड मेयो के समय ही भारत में जनगणना शुरू हुई थी 1872 में। तो इसकी हत्या की जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही, जब वो टहल रहे थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, सही नहीं है पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में थे क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगृहित किया। लॉर्ड डलहौजी ने ध्युति के सिद्धांत के आधार पर, यानी कि डॉक्टर ऑफ लैप्स के आधार पर, ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो इसका उत्तर बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन सी, बेंटिक के संदर्भ में जो टर्म दिया गया है वो वास्तव में क्या है, डलहौजी के संदर्भ में होना चाहिए, जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। इसी कारण से जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक यहां पे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए था या तो वेलेजली, नहीं तो डलहौजी। ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अंग्रेजों और नेपाल के बीच का जो युद्ध है वो जिसके शासन काल में हुआ था, वो किसके शासन काल में हुआ था? उत्तर बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या है? अंग्रेजों और नेपाल के बीच का युद्ध है। आप लोगों को सुगौली वगैरह का पढ़ाया गया होगा, या संगोली की संधि किसके समय में हुई थी। तो आंग्ल नेपाल युद्ध पूछा गया है, जिसके शासन काल में हुआ था वह था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स कब से कब तक? 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल के पद पे यह रहा था, या वायसराय आप कह सकते हैं, नहीं गवर्नर जनरल ही, क्योंकि 1813 की बात है, 1813 की बात है, तो इस समय गवर्नर जनरल ही था। तो भारत के गवर्नर जनरल के पद पे ये इस समय तक था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबेरो के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, ऑकलैंड के समय या फिर लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। तो अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय कब हुआ था? इसका उत्तर ऑप्शन ए, एलनबरो के समय। अंग्रेजों के द्वारा एलनबरो के समय सिंध विजय संपन्न हो गया था। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र या फिर फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो, डफरिन, एल्गिन, लिटन। तो अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल रहता है वही जो बहुत विख्यात कुख्यात रहता है, लिटन। तो लिटन को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय पूछा गया, उत्तर बताइए। तो कलकत्ता में पूछा गया है ना, तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय हेस्टिंग्स ही था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का मतलब या फिर उद्देश्य क्या था? भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना। इसमें सारे के सारे जो, जैसे कि पाश्चात्य बनाम प्राच्य अध्ययन की बात की गई थी, तो इस समय प्राच्य अध्ययन को अंग्रेज फोकस कर रहे थे, इसी कारण से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यानी कि भारत का जो समृद्ध साहित्य है अब वो एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से उसको अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मराठा वार। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर बताएंगे। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पे उत्तर हो जाएगा, पूछा गया है कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो तृतीय एंग्लो मराठा वार लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ है, इसी कारण से यहाँ पे कॉर्नवालिस के साथ जो सम्मेलन है वो गलत है।
तो 1817-18 में तृतीय एंग्लो में मराठा वॉर हुआ था जो लास्ट था। इसके बाद मराठे अंतिम रूप से हार गए थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1813 से 23 तक उसका टेन्योर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सही है इसका उत्तर ऑप्शन डी। बाकी सब सही है। मुंडो था बक्सर के युद्ध के समय, बट उसके बाद हेस्टिंग्स सही है, वेलेजली सही है, और ये फिर ऑप्शन डी गलत है। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में, 1845 में, 1849 में, 1854 में। तो सिंध पर ब्रिटिशर्स ने कब कब्जा किया था, उत्तर बताइएगा। तो अंग्रेजों ने कब्जा किया 1843 में। सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। आज सिंध किसका हिस्सा है? सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन अंग्रेजों ने इस पे कब कब्जा किया? 1843 में। अभी आप लोगों ने देखा भी एलन बरो। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर जॉन शोर ने। तो दास प्रथा को समाप्त किया गया था उसी समय 1843 के समय ही। तो आपसे पूछा गया है कि किसने समाप्त किया है। दास मतलब क्या हो? जैसे युद्धबंदी में जितने भी लोग पकड़े गए, अब उनको गुलामों की तरह व्यवहार किया जा रहा है ना। कई कारण थे दास बनने के। तो पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को? तो एलन बरो। ठीक है, दास प्रथा आज भी तो दास प्रथा ही। अगर कोई आर्थिक रूप से एकदम गरीब है तो उसको लोगों ने चंगुल में करके रखा है। उस समय उनको यातना दी जाती थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। कौन आधुनिक भारत का वायसराय सबसे लंबे समय तक रहा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, या फिर लॉर्ड मेयो? उत्तर बताएंगे। कौन आधुनिक भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था? उत्तर बताइएगा। इसमें इसका सही उत्तर है कर्जन। लगभग 6 साल तक ये रहा था। तो डफरिन भी 6 ही साल रहा, लेकिन 6 साल से थोड़ा ज्यादा ये आप कह सकते हैं कर्जन का जो समय रहा है वो सर्वाधिक रहा है। तो वन लाइनर सवाल पूछा गया है, कौन आधुनिक वायसराय जो है सबसे दीर्घ समय तक रहा? तो लॉर्ड कर्जन को आप ध्यान रखिएगा। 1905 तक रहा था, 1899 से। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू करने से, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किए जाने से, यूरोप के लोगों को भारतीय मामलों की सुनवाई करने के लिए, और पूछा गया है आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क हटाया जाना। तो इल्बर्ट बिल विवाद ये रिपन के समय का था। रिपन, तो रिपन के समय ही इस विवाद को मतलब ये था अच्छे के लिए, यानी कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट थे उनको यूरोपियन लोगों के विवाद या मुकदमे को सुनने का पावर दे दिया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने विरोध कर दिया। तो इसके बाद भारतीयों की भी आंखें खुली, भारतीयों में चेतना आया कि हम भी विरोध करेंगे तो अंग्रेज बात को मानेंगे। तो भारतीयों में ये आप कह सकते हैं कि विरोध करने की भी शक्ति दिया। तो इल्बर्ट बिल जो विवाद था वो था ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों को मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। तो रिपन ने इसको हटा लिया था, यानी कि अब जो भारतीय मजिस्ट्रेट हो गए उनकी स्थिति यूरोपियन मजिस्ट्रेट के समकक्ष हो गई। अब इस चीज को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो अपने आप को मतलब नस्ल के आधार पर भारतीयों से वो श्रेष्ठ मानते थे। तो इसी श्रेष्ठवादी नीति के चलते उनका पतन भी हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स से? इसको आप कह सकते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? आपको इसका उत्तर करना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वॉरेन हेस्टिंग्स से। ये जो नीति थी इसका तात्पर्य क्या हो गया था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य थे उनके सीमाओं पे वैसे राज्यों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर देना, यानी कि बफर स्टेट क्रिएट कर देना, ताकि उसके पार वाले से अगर कोई हमला होता है तो हम सुरक्षित बचे। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजों पे अगर मराठे हमला कर रहे हैं या फिर मैसूर हैदर अली कर रहा है, तो एक ऐसा बफर स्टेट तैयार कर दिया जाए, उनको आर्थिक सहायता दे करके तैयार कर दे, ताकि पहले उनका क्षेत्र पड़े, सीधे वो ब्रिटिश भारत पे आक्रमण न करें। तो यही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति होगी कि वो अपने आप को अब
सुरक्षित बनाने के लिए, जैसे कैसे भारत और चीन के बीच में नेपाल क्या है, एक बफर स्टेट है, भारत और चीन के बीच में है ही, तो ठीक वैसे ही अंग्रेजों ने इसको भी अपनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। तृतीय एंग्लो मराठा वॉर किससे संबंधित है? तृतीय एंग्लो मराठा वॉर पूछा गया, किससे संबंधित है? इस पे मैंने चर्चा कर दिया है, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। इस पे इसी क्लास में 2 बार मैंने चर्चा कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे से भी अगर गलत होगा तो आप लोग सुधार सकते हैं, मतलब इतना मैंने आपको बता दिया है। तो तृतीय एंग्लो मराठा वॉर, लॉर्ड हेस्टिंग्स, अगर समय रहेगा तो 1817 को भी आप याद रखेंगे, 1817 से 1818 के बीच में। और इसके बाद मराठे अंतिम रूप से हार गए थे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मराठा वॉर नहीं हुआ है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, कार्यकाल कब रहता है? 1813 से लेकर के 1823 के बीच में। अभी आप लोगों ने पहले भी सवाल बनाया कि इसके समय में ही एंग्लो नेपाल वॉर भी हुआ था, सुगौली की संधि भी हुई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश भारत में विलय हुआ था? जेम्स आउट्रम, W.H. स्लीमैन, बिशप आर हेबर, जनरल लो। तो अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। तो अवध का कुशासन के आधार पर विलय किया गया था, मिस गवर्नेंस के आधार पर इसका विलय कर लिया गया था। अब पूछा गया कि उस समय रेजिडेंट कौन था, तो जेम्स आउट्रम को आप ध्यान रखेंगे, जेम्स आउट्रम। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति से यह अलग हट के नीति था, उससे इसका संबंध नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसको कुशासन, मिस गवर्नेंस के आधार पर ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी, सहायक संधि, कैनिंग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको इसका उत्तर बता देना है। हेनरी लॉरेंस इसका है सही उत्तर, जिसमें गलत मैच किया गया है। 33 का ए, 34। प्रियंका आप आज भी जुड़ गई हैं, दीपाली पुरानी स्टूडेंट आप भी जुड़ गई हैं, तो आप लोग इसका उत्तर बनाएंगे। आप लोग लगता है कि लेट आ गई हैं, है ना? पहले वाले सवालों में आप लोग गायब थी, तो आप लोग ना शुरू से जितना भी छूटा हुआ होगा वो सब आप लोग रिपीट करके देख लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पे हेनरी लॉरेंस होना चाहिए, इसी कारण यहां पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है। तो यहां पे उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त, 1793 में। ठीक है, कौन सा एक सही नहीं होना चाहिए? अच्छा, डलहौजी भी, ये भी तो गलत है, ये भी गलत है स्टेटमेंट। कैनिंग, ये भी गलत है। तो पूछा गया कौन सा, तो ये ऑप्शन ए। ठीक है, हो गया। कौन सा एक सही सुमेलित पूछा गया है? सवाल की जो भाषा है सही है, तो यहाँ पे हेनरी लॉरेंस होना चाहिए, यहाँ पे वेलेस्ली होना चाहिए, और यहाँ पे डफरिन होना चाहिए। इसी कारण से ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया। कैनिंग के समय थोड़ा ना कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस आता है 1885 में, जब डफरिन का भारत में आप कैसे गवर्नर जनरल उस समय वो था। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। इसलिए सवाल पढ़ना जरूरी है, सवाल पढ़ना जरूरी है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, जॉर्ज बार्लो के द्वारा, रिपन के द्वारा, कर्जन के द्वारा या फिर लिटन के द्वारा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। भारत में स्थानीय शासन कब सशक्त की गई थी? 1882 ईस्वी सन भी दे दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। 1880 से लेके 1884 तक कौन था? रिपन था। 1880 से 1884 तक रिपन था। और इसी के समय भारत में लोकल जो गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग आज नगर पालिका के संदर्भ में देखते हैं, नगर निगम या आप कह सके जिला परिषद वगैरह, तो ये किस समय शुरू की गई थी? ये किया गया था रिपन के समय ही। रिपन ही वो गवर्नर जनरल नहीं, अब वायसराय हो गया। तो रिपन वो वायसराय था जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाला कौन था? वायसराय। तो ये रिपन था। भारत में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय लाया गया था? तो भारत में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, जिसमें स्त्रियों और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया था, उसमें यह भी कह दिया गया था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम
नहीं कर सकेंगे। तो भारत में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में इसी के समय लाया गया था। इसके बाद शिक्षा में सुधार होता है कब? 1882 में। उस समय हंटर कमीशन की स्थापना की थी, हंटर आयोग। तो हंटर आयोग का गठन किया जाता है शिक्षा में सुधार करने के लिए। तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में देखिएगा तो हंटर शिक्षा आयोग का भी गठन किया गया था। तो रिपन को भारत में ना उदार वायसराय कहा जाता है। ये लिबरल था, ये चाहता था कि जो भारतीय हैं वो आगे बढ़ें। इसी कारण से आप लोगों ने देखा कि रिपन के समय ही क्या हुआ, रिपन इल्बर्ट विली बात को लेकर के अंग्रेजों ने विरोध किया था। तो 1882 में आप ध्यान रखिएगा कि ये जो घटना हुई है स्थानीय स्वशासन वाला, वो किया गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन। आपको इसका उत्तर बताना है, ठीक है। स्थायी जनगणना, बहुत सुंदर जवाब। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था? तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जुड़ा जो काम हुआ है वो डलहौजी के समय हुआ था, ठीक है। 16 अप्रैल 1853, 1853, 16 अप्रैल का वो दिन था, 1853 का वो समय था जब भारत में पहली बार मुंबई के बंदरबोरी से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर, अब नापे तो नहीं है या किताब वगैरह में 34 किलोमीटर देता है, तो बंदरबोरी से थाने के बीच में पहली बार रेलवे लाइन चलाई गई थी, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान करिएगा। और इसके बाद जो दूसरी रेलवे लाइन है वो चलाई गई थी हावड़ा से हुगली के बीच में। भारत में दूसरी रेलवे लाइन हावड़ा से हुगली के बीच में चलाई गई, जो गूगल का डेटा है या विकिपीडिया का डेटा है, हावड़ा से हुगली के बीच में चलाई गई थी। और तीसरी चलाई गई थी मद्रास से अरकाट तक, यानी कि चेन्नई से वेल्लोर तक, तीसरी 1856 का समय याद नहीं है। तो ये भी आप पहला वाला ही ध्यान रखिएगा, भारत में कब पहली बार रेल चलाई गई थी, ठीक है। आज चलते चलते कहाँ पहुंच गया है? आज चलते चलते ये रेलवे लाइन वंदे भारत तक पहुंच गया है। नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स। इनमें से कोई नहीं। ये यहां तक आपके उत्तर बहुत 21 तोपों के सही, ये सब सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इनॉग्रेशन में किया गया होगा। आप लोगों को व्हाट्सएप का ज्ञान पूरा रहता है, फेसबुक पे आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलिए, 21 तोपों की सलामी आपको भी मेरी तरफ से। तो निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? इसका उत्तर तो आउट है ना, पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को, हेस्टिंग्स सही जवाब है। 37 का सी। टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? सही जवाब क्या है? सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर थे? चारों ऑप्शन पढ़ करके उत्तर बताएंगे आप। विकेश कुशवाहा, ममता कुमारी, दुबे जी, आप सभी लोगों का स्वागत है। रेणु कुमारी भी जुड़ गई हैं। इतने सारे लोग लेट का क्यों हो गए आप लोग? मोगली, मोगली गुड इवनिंग, ठीक है। इतने सारे लोग लेट क्यों आए थे? तो आपको ए उत्तर दिख रहा होगा, ए सही जवाब है। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर जनरल थे? 1820 से 27 के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, ए सॉरी। तो 1820 से लेके 1827। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? अब यहाँ पे बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, डलहौजी व्यापक सिद्धांत, कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे हेनरी लॉरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, बाकी सब सही है। कॉर्नवालिस सही है, स्थायी बंदोबस्त 1793 में लाया था। वेलेजली सहायक संधि सही है, डलहौजी सही है।
किसकी पदावधि में, किसके टेन्योर में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने था स्थानीय स्वशासन। अब आपको उत्तर इसका मालूम चलेगा इतना पढ़ने के बाद ही। तो ये होता है रिवीजन का फायदा। इसका उत्तर जगह ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। ठीक है, देखते के साथ ही उत्तर लग जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? बंदरबोरी से थाने के बीच में, ऑप्शन बी बंबई से थाने, यानी कि बंबई के बंदरबोरी से थाने के बीच में ये रेलवे लाइन चली थी। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? सर्जन शोर, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, जनरल डायर। तो हेस्टिंग्स में चलाया गया था, क्यों? क्योंकि करप्शन की जांच करने के लिए और सत्ता चलाते समय जो लापरवाही था उसकी वजह से इस पे मतलब बहुत लंबे समय तक ये इम्पीचमेंट चला, लेकिन साबित नहीं हो पाया था, हटा दिया गया था। तो एडमंड बर्क वगैरह की वजह से चलाया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। यहां पे आपका गलत हो जाएगा, सही जवाब बताइए। पूछा गया है तथा कथित कुशासन के आधार पर, सही जवाब क्या है? 42 का सी, 43 का बताना है आपको। देखिए आप लोगों ने ए लगा दिया इसका उत्तर। कुशासन, ये विलियम बेंटिक की घटना है ना। बेंटिक मैसूर है, मैसूर अवध नहीं है। बेंटिक के समय की घटना है। ऑप्शन सी यहां पर ध्यान रखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ एक अपवादों को छोड़ करके विलियम बेंटिक ने भारत में बिल्कुल राज्यों को हड़पने या राज्यों को अधिग्रहण करने से संबंधित कोई वैसा पॉलिसी लॉन्च नहीं किया था। कुछ एक अपवाद रहा, जैसे मैसूर है। तो तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ले लिया था। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। उत्तर इसका ऑप्शन बी। रिपीट हो गया सवाल। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड एटली या फिर लॉर्ड कर्जन। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना, संगठन लिखा हुआ है, संगठन की स्थापना किसने की थी? उत्तर इसका ऑप्शन बी। भारत में न्यायिक संगठन की जो स्थापना की गई थी वो लॉर्ड कार्नवालिस के समय में की गई। दीवानी फौजदारी के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? इसी प्रांतीय सिविल सेवा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। उत्तर बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, कार्नवालिस या फिर विलियम बेंटिक। तो कार्नवालिस, ऑप्शन सी, क्योंकि भारत में सिविल सेवा का जनक ही माना जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने सहायक संदेश स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने या फिर मैसूर के शासक ने? तो किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन बी, ऑप्शन यहाँ पे बी है, होलकर स्वीकार नहीं किया था। होलकर के मरने के बाद से ही फिर अंग्रेजों ने उसके राज्य को हड़पा था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? कार्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, वेलेस्ली स्थायी बंदोबस्त, एलन बरो सिंध का विलय, ऑप्शन डी डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। तो पूछा गया कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो एलन बरो सिंध का विलय सही सुमेलित है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग, इरविन। उपरोक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही जवाब आप लोग बताएंगे। सही जवाब इसका क्या है? तो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में तो क्या होगा? आप लोग इसका उत्तर बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, हार्डिंग 3, चेम्सफोर्ड 2, इरविन 4, यानी कि 1, 3, 2 और 4। उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड रिडिंग। तो पूछा गया ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली, और इसके बाद दिल्ली आज तक जो है राजधानी के रूप में बनी हुई है।
तो ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली 1911 में कर दिया गया था, ये उत्तर है ऑप्शन बी। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय से ही इसका स्थानांतरण किया गया था। ठीक है, तो आज 50 सवाल हो गया है, और भी सवाल इसमें बनेगा बाद में, नेक्स्ट क्लास में इसकी भी चर्चा हो जाएगी। तो एक आपका लेयर जो है, आप कहें कि एक स्तर पे आपकी जो तैयारी है, जो गवर्नर जनरल वॉइस रहे, इस पर करा दिया है। फिर इसका अगला हिस्सा भी कभी आएगा क्लास में, आप लोग बने रहेंगे। ठीक है, एक ही डिस्कशन में पूरा नहीं हो पाएगा, लंबा टॉपिक है, इतना सारा डेटा इसमें है, इतना सारा फैक्ट आपको है, वो सब याद करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बनाए रखिएगा, और इसका आपके मेरिट से कोई मतलब नहीं है, बस फैक्ट आपको याद रखना। आप चाहे जिस रूप में याद रखिए, चाहे वो प्रैक्टिस करके, चाहे वो लिख करके, पढ़ करके, बोल करके, समझ करके, जैसे भी हो, ये फैक्ट आपको 13 सितंबर तक आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद आप भूल जाइए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोगों से। अब मान लीजिए आप लोग एसडीएम बन गए, कार्नवालिस का समय नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, गूगल कर लेंगे, फिर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।